हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखिए, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। अशोक एक ऐसे सम्राट जिन्होंने युद्ध त्याग दिया। जी हाँ, एक राजा के लिए, एक सम्राट के लिए युद्ध त्याग देना, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। क्यों? क्योंकि देखो, पहले ज़माने में आपने सुना ही होगा राजाओं के कितने युद्ध हुआ करते थे। वो कुछ युद्ध करते थे अपने राज्य की रक्षा करने के लिए, तो कुछ युद्ध करा करते थे दूसरे देशों की ज़मीन को अपने देश में मिलाने के लिए, बेसिकली कब्जा करने के लिए। लेकिन अशोक ने वाकई में एक बहुत ज़्यादा बड़ा एक युद्ध लड़ा था, ठीक है। अभी हम उसके बारे में चैप्टर में पढ़ेंगे। और उस युद्ध में क्या हुआ, जब उन्होंने देखा लाखों लोग मर गए, तो वो इतने ज़्यादा परेशान हो गए, इतना ज़्यादा उनको दुख हुआ ये सब देख के कि सिर्फ मेरे युद्ध जीतने की वजह से, है ना, और सिर्फ इस जिद में कितने लोग इसमें मर गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए। तो फिर उन्होंने वो युद्ध करना जीवन के लिए, जो मतलब एकदम ऐसे कर दिया कि मैं जीवन भर अब कभी युद्ध नहीं लड़ूंगा। प्लस उन्होंने पूरा ज़िंदगी अपना चेंज करके रखा। उन्होंने आगे क्या किया कि लोगों को ये संदेश भी जगह जगह अपने इंस्क्रिप्शंस यानी कि पत्थरों पर गुदवाए अपने संदेश की, भाई जिससे कि उनके बच्चे आगे, उनके पोते पोती, उनके बेटे कोई भी आके युद्ध ना करे, और लोगों को शांति का संदेश दिया। ठीक है, तो चलो अब हम अपना चैप्टर को जो है वो अच्छे से शुरू कर लेते हैं। ये मैंने एक छोटी सी आउटलाइन आपको बता दी कि भाई बेसिकली हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे। तो रोशन क्लच्ड अ क्रिस्प नोट दैट हर ग्रैंडफादर हैड गिवन हर। जो यहाँ पर एक हमारी रोशन है, अब रोशन कहाँ है हमारी, एक सेकंड में अपना पेन निकाल लेती हूँ। ठीक है, ये जो रोशन है ना हमारी, ये जो बच्ची है, इसको बताया गया कि इसने क्या किया, इसने ना अपने हाथ में एक नोट पकड़ रखा है कस के। ठीक है, एकदम बिल्कुल कैसा नोट है, बिल्कुल क्रिस्प नोट है, जिसे कड़क नोट बोलते हैं ना। किसने दिया उसको? रोशन क्लिच्ड द क्रिस्प नोट दैट हर ग्रैंडफादर हैड गिवन हर, जो उसके दादाजी ने, उसके ग्रैंडफादर ने उसको दिया है ऑन हर बर्थडे। किस ओकेजन पे दिया? उसके जन्मदिन के अवसर पर दिया। वाइल शी बैडली वॉन्टेड टू बाय अ न्यू सीडी। देखो, वो चाहती है कि यार पैसे हाथ में है और मुझे सीडी खरीदने का बहुत मन कर रहा है। पहले बहुत होती थी, सीडी लगाते थे, फिर लगा के उसमें मूवी वगैरह देखा करते थे। शी ऑल्सो वॉन्टेड टू जस्ट सी एंड फील द ब्रांड न्यू नोट्स। लेकिन फिर भी वही क्या चाहती थी कि अरे ये ब्रांड न्यू नोट है, मैं इसको फील करना चाहती हूँ, मेरे पास रहे ये। और मैं क्या चाहती हूँ, इस ब्रांड न्यू नोट को मतलब अच्छे से देखना चाहती हूँ, फील करना चाहती हूँ। She was then that she noticed that all of them had a smiling face of Gandhi ji printed on the right. अब क्या होता है, तभी उसने क्या पाया, तभी उसने क्या चीज़ नोटिस करी कि इन सारे नोटों पर क्या हो रखा है, भाई गांधी जी की तस्वीर बनी हुई है, स्माइलिंग फेस बना हुआ है, गांधी जी का प्रिंट हो रखा है ऑन दी राइट साइड पे, एंड द टाइनी सेट ऑफ लाइंस बने हुए हैं लेफ्ट साइड पे। ये साइड्स याद रखने, यहाँ से छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है कि नोट पे गांधी जी की जो फोटो है वो किस साइड है, गांधी जी प्रिंटेड है हमारे राइट साइड। ऐसे याद कर लो, गांधी जी तो सही ही होते थे, तो गांधी जी के यहाँ है राइट साइड है, और जो टाइनी सेट ऑफ लाइंस है वो किस तरफ है भाई, वो लेफ्ट साइड है। वॉट वर द लाइन्स दे आर फॉर, तो ये लाइन्स किस लिए हैं? शी वंडर्ड, वो सोचती है कि चलो गांधी जी तो समझ में आता है, बट ये लाइन की जो पिक्चर है ये नोटों पर क्या कर रही है। अब हम पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर। आज हम पढ़ने वाले हैं कहानी एक बहुत बड़े राज्य, यानी किंगडम को हम हिंदी में बोलते हैं राज्य, और बहुत बड़ा राज्य जब हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, एम्पायर। इसीलिए इक्वल टू का साइन दे रखा है, ठीक है, इसीलिए आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, देखो इक्वल टू का साइन दे रखा है। जब एक बहुत बड़ा किंगडम होता है, जब वही बहुत बड़ा राज्य होता है, तो हम उसको बोलते हैं एम्पायर। इसीलिए हम इसको एम्परर बोल रहे हैं, किंग नहीं बोल रहे हैं अशोक को, क्योंकि वो बहुत बड़े एम्पायर का राजा था। तो जब बहुत बड़े एम्पायर का राजा होता है तो उसको हम एम्परर बोलते हैं, और जब एक किंगडम का राजा होता है तो हम उसको किंग बोलते हैं, राइट। किंगडम छोटा होता है और एम्पायर बड़ा होता है, सो दैट एम्परर जो होता है ज़्यादा बड़ा होता है किंग के मुकाबले, राइट। द लाइन्स दैट वी सी ऑन आवर नोट्स, जो शेर हम अपने नोट्स पर देखते हैं और पॉइंट्स पर देखते हैं, वो लॉन्ग हिस्ट्री। वही तो बात आ रही है जो रोशन ने ऊपर कहा था, ठीक है, कि इनका क्या है, मतलब ये क्यों है यहाँ पर, तो वही हम जानने वाले हैं कि है क्या चीज़, राइट। तो द लाइन्स दैट वी सी इन अवर नोट्स एंड पॉइंट्स हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री। इनकी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हिस्ट्री है। दे वर कार्व्ड ऑन अ स्टोन, ये कार्व किए गए थे, गोदा गया था, राइट। अपने छेनी हथौड़ा लेकर इनको गोदा गया था, पत्थर के ऊपर ठक 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 करके ये डिज़ाइन बनाया गया था, कार्विंग की गई थी, एंड प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ मैसिव स्टोन पिलर। उनको कहाँ प्लेस किया गया था? टॉप पे, सबसे ऊपर, मैसिव स्टोन पिलर, एक बहुत बड़े स्टोन पिलर पर। पिलर कैसे होते हैं? इस तरह के पिलर्स बने होते हैं जिसपे बिल्डिंग टिकी होती है, ये बिल्डिंग टिकी हुई होती है, पिलर्स बने हुए हैं ना ऐसे बड़े बड़े, तो ऐसे पिलर्स पर इनको प्लेस किया गया था टॉप पर। एट कहाँ पर? सारनाथ में, अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 6। चैप्टर 6 में आपने सारनाथ के बारे में पढ़ा ही होगा।
अब हम आते हैं इनके, ये तो हमने पढ़ लिया कि भी ये कहाँ इनको गोदा गया था, कहाँ पर हैं। अब अशोक वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स नोन टू हिस्ट्री। जो राजा अशोक थे ना, ये बहुत बड़े, कहना चाहिए जितने भी ग्रेटेस्ट रूलर्स हुए हैं उनमें से एक थे, राइट। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, यानी कि जितने भी ग्रेटेस्ट रूलर्स हुए हैं उनमें से अशोक भी एक थे, राइट। तो अशोक वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स नोन टू हिस्ट्री, जो हिस्ट्री में जाने जाते हैं। जितने भी इतिहास में हम बड़े बड़े राजाओं के बारे में पढ़ेंगे उसमें से भी अशोक एक ही हैं। और आगे क्या था, ऑन हिज इंस्ट्रक्शंस, जब अशोक कहते थे, अपनी इंस्ट्रक्शंस देते थे, ऐसे करो वैसे करो, उनकी इंस्ट्रक्शंस में क्या था, इंस्क्रिप्शंस वर इंस्क्राइब्ड, इंस्क्रिप्शंस को स्क्राइब किया जाता था। वो जो भी आदेश देते या जो भी उनकी बातें होती थी ना, उसको गोद दिया जाता था पत्थर के ऊपर, टक टक टक, जिससे अब देखो पत्थर के ऊपर कोई चीज़ गुदी हुई है तो वो कभी भी नहीं मिटेगी, आज तक भी वो चीज़ वैसे के वैसे ही लिखी हुई होगी, है ना। अगर आप चार्ट पेपर पर लिखते हो, पेंसिल से लिखते हो या किसी और कलर से लिखते हो, पेंट करते हो, तो हो सकता है बारिश से, धूल से, तूफान से, किसी से भी ख़त्म हो जाए, लेकिन पत्थर पे गुदा हुआ जो है वो नहीं डिस्ट्रॉय होता आसानी से ऐसे, ठीक है। तो एज वेल एज ऑन द रॉक सरफेसेस पे भी, वो पिलर्स पे और रॉक सरफेसेस पे वो अपने इंस्क्रिप्शंस को लिखवा, मतलब अपने इंस्ट्रक्शंस को इंस्क्राइब करा दिया करते थे, जो भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए उसको उस पर गुदवा दिया करते थे। बिफोर वी फाइंड आउट, इसके पहले कि हम पता करें व्हाट वाज रिटन, किस पे क्या लिखा हुआ है दिस इंस्क्रिप्शंस, लेट अस सी व्हाई हिज किंगडम वाज कॉल्ड एम्पायर। इससे पहले कि हम ये देखें कि अशोक ने क्या चीज़ें जो हैं वो पत्थरों पर गुदवाई थी, हम पढ़ लेते हैं कि एम्पायर क्या होता है, ठीक है। वाई हिज किंगडम, हम उनके किंगडम को हम एम्पायर क्यों कह रहे हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि वो बहुत बड़ा था, ठीक है। बहुत बड़े किंगडम को हम एम्पायर बोलते हैं, राइट। आंसर बनाने के लिए आए तो खुद से भी बनाते हैं ना, इसलिए कहा जाता है, क्योंकि एक बिग किंगडम को हम क्या बोलते हैं, एम्पायर बोलते हैं। द एम्पायर दैट अशोक रूल वॉज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर, जिस एम्पायर पे अशोक जो है वो राज कर रहे हैं उसकी नींव उनके दादाजी ने डाली थी। चंद्रगुप्त मौर्य, क्वेश्चन बन के आ सकता है, अशोक के दादाजी का नाम क्या था, आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। मोर देन 2300 साल पहले की ये बात है, मोर देन, आज से अगर हम बात करें तो 2300 साल पहले उनके दादाजी थे, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त वाज सपोर्टेड बाय अ वाइज मैन, और चंद्रगुप्त मौर्य को सपोर्ट किया था, उसकी सहायता की थी बहुत सारी चीज़ों में, किसने, एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति ने, वाइस मैन ने, जिनका नाम था चाणक्य, जिनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, इनके ऊपर सीरियल्स भी बनते हैं, चाणक्य, या फिर इनको दूसरे नाम से हम जानते हैं कौटिल्य के नाम से। मैनी ऑफ द चाणक्याज आइडियाज़ वर रिटन डाउन इन अ बुक, बहुत सारे जो चाणक्य जो थे वो बहुत मतलब बुद्धिमान थे, उनसे, उन राजनीति के ऊपर बात कीजिए, उनसे अर्थशास्त्र के ऊपर बात कीजिए, वो इतने बुद्धिमान थे, उनके पास बहुत सारे सवालों के जवाब हुआ करते थे, ठीक है। तो जो भी चाणक्य के विचार होते थे, उनके जो आइडियाज़ होते थे, वो एक किताब में लिखे गए, और चाणक्य की जो आइडियाज़ वाली किताब है उसको क्या कहते हैं, चाणक्याज आइडियाज़ वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र एक विषय बना है कि बड़ी क्लासेस में, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स जैसे हम कह सकते हैं, राइट। तो अर्थशास्त्र जो है उस किताब में चाणक्य के विचार लिखे गए। तो पूछा जा सकता है अर्थशास्त्र क्या है, अ बुक इन विच द आइडियाज ऑफ चाणक्याज वर रिटन डाउन, राइट। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। अब डायनेस्टी क्या होती है। अब आपने पढ़ा कि यहाँ पर पीछे से चाणक्य के हमने अपने अशोक के दादाजी के बारे में सुना। तो डायनेस्टी का मतलब होता है वंश। वंश कैसे, जैसे आप हैं, आपके फिर पापा, नहीं पहले आपके दादाजी से शुरू करते हैं, आपके दादाजी, फिर उनके बेटे पापा आपके, फिर आप, फिर आपके आगे बच्चे, तो ये पूरा एक वंश है, पूरा एक डायनेस्टी है, राइट, एक पूरा वंश है। सो व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकेम रूलर्स, और ये कहाँ पर डायनेस्टी होगा, अगर मान लीजिए आपके दादाजी के राजा हैं, फिर राज्य किसे मिलेगा, आपके पिताजी को, आपके पिताजी के बाद राज्य किसे मिलेगा, आपको, आपके बाद राज्य किससे मिलेगा, आपके बच्चे को। तो जब सेम फैमिली पे राज्य ट्रांसफ़र होता जाता है, मिलता जाता है उन्हें, व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकेम रूलर्स, जब एक ही परिवार के लोग जो है वो रूलर्स बनते जाते हैं, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, द फैमिली इज ऑफन कॉल्ड अ डायनेस्टी। इस तरह के परिवार को हम डायनेस्टी बोलते हैं। द मौर्यस वर अ डायनेस्टी विद द 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स। अब जो मौर्य डायनेस्टी थी ना, उसमें थे 3 बहुत बड़े बड़े रूलर्स। कौन, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य जो दादाजी हैं हमारे, हिज सन बिंबिसार, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके बेटे बिंबिसार, एंड बिंबिसार के बेटे कौन थे, अशोक। यहाँ से फिर क्वेश्चन बना, क्या क्वेश्चन बना, पहला क्वेश्चन डायनेस्टी किसे कहते हैं, तो उसका आंसर यहीं से आ गया, ठीक है, कॉल्ड डायनेस्टी यहाँ तक आ गया। फिर आपका क्वेश्चन बनता है कि मौर्य डायनेस्टी के बारे में आप बताइए कि कौन कौन उसके अंदर लोग हैं। फ्लो चार्ट बनाइए, मौर्यन डायनेस्टी यहाँ लिखिए, फिर यहाँ नहीं सॉरी इस तरीके से फ्लो चार्ट मत बनाने वाला, ऐसे बनाना कि मौर्य डायनेस्टी यहाँ लिखिए, फिर उसके बाद यहाँ पहला नाम दीजिए, किसका नाम देंगे आप, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर लिखिए हिज सन, यहाँ पर हिज सन, और फिर यहाँ पर पूरा इनका नाम दीजिएगा, ठीक है। किसका नाम देना है हमें यहाँ पर,
सन कौन थे उनके? बिंबिसार। फिर यहाँ पर दीजिए हिज सन, और फिर यहाँ पर अगला नाम दीजिए, किसका देंगे हम? अशोक का देंगे। फ्लो चार्ट्स के जरिए समझाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं अब हम। देयर वर सेवरल सिटीज इन द एम्पायर, जो इनका एम्पायर था, ठीक है, उसमें बहुत सारे सिटीज़ थे, मार्क्ड विद ब्लैक डॉट ऑन अ मैप। नीचे एक मैप दिया हुआ है, उसे आप खुद देखिएगा। उसमें उन सिटीज़ को, जो इनके एम्पायर में, अशोक के एम्पायर में जो अलग अलग राज्य थे, सॉरी सिटीज़ थी, नगर थे, शहर थे एक तरीके से, उनको दिखाया गया है। दीज इंक्लूड्स द कैपिटल पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन। ये जो कैपिटल थी उनकी पाटलिपुत्र थी, तो वो भी नीचे मार्क करके दिखाई हुई है। तक्षशिला भी थी वहाँ पर, उज्जैन को दिखा रखा है आपको। तो तक्षशिला क्या था? तक्षशिला वॉज अ गेट वे टू द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया। एक गेट वे का मतलब होता है बेटा रास्ता, ठीक है। तो रास्ता किस जगह को जाने का रास्ता था? ये बीच में पड़ती थी ये जगह, किसला, किसके जगह बीच में पड़ती थी? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आपको जाना है, और इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, अगर मध्य एशिया में जाना है, ठीक है। तो ये ना गेटवे पड़ता था। तक्षशिला एक ऐसी बीच वाली जगह कह सकते हैं हम, गेटवे की तरह थी, एक रास्ता था ये, जहाँ से आप नॉर्थ वेस्ट टू सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया टू नॉर्थ वेस्ट आ जा सकते हो। वाइल उज्जैन कहाँ पड़ता था? उज्जैन ले ऑन दी रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया। एक तरीके से नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया के बीच में ये जगह पड़ती थी उज्जैन। नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया, राइट, ये नॉर्थ इंडिया हो गया, इधर नीचे साउथ इंडिया हो गया, तो यहाँ कहीं बीच में ये जगह पड़ती थी। आगे आ जाते हैं हम। मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स प्रोबेबली लिव्ड इन दीज सिटीज़। ये बड़े बड़े शहर थे, तो यहाँ पर मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी, ऑफिशियल्स यानी कि जो अधिकारी होते हैं, जो राजा के लिए काम करा करते थे, और क्राफ्ट पर्सन्स जो कलाकृतियाँ वगैरह बनाया करते थे। प्रोबेबली बहुत संभावना है कि वो इन सिटीज़ में रहा करते थे। इन अदर एरियाज़ की अगर हम बात करते तो देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर्स, है ना, कि अगर इनके अलावा हम और जगहों की बात करें तो कहते थे कुछ गाँव भी हुआ करते थे। और गाँव में कौन रहा करता था भाई? सीधी सी बात है, फार्मर्स और हार्डर्स रहा करते थे। फार्मर कहते हैं हम किसान को, हार्डर कौन होता है? जो जानवरों को पालते हैं, उनके दूध के लिए, उनकी खाल के लिए, लाइक जैसे शीप हो गई, राइट। तो ऐसे ऐसे जो होते हैं तो उनको हम बोलते हैं हार्डर। इन सम एरियाज सच एज सेंट्रल एशिया की अगर हम बात, सेंट्रल इंडिया की अगर हम बात करें तो देयर वर फॉरेस्ट, कुछ जंगल भी हुआ करते थे, वेयर पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट टू प्रोड्यूस। जंगल भी हुआ करते थे, ठीक है। कहाँ पर हुआ करते थे भाई? सेंट्रल इंडिया में, बीच में। अब क्या होता था, यहाँ पर लोग जंगल में जाते थे और अपने लिए क्या इकट्ठा करते थे? फॉरेस्ट से उगने वाली चीज़ें, फॉरेस्ट में मिलने वाली चीज़ें। फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या? जो चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिले, और हंटित करते थे एनिमल्स को फॉर फूड, है ना, जानवरों का शिकार करा करते थे अपने खाने के लिए। तो जंगलों से मिलने वाला प्रोड्यूस तो हो गया हमारा, लकड़ी वगैरह वो लोग लेते होंगे, फल फ्रूट वगैरह तोड़ लेते होंगे, और प्लस एनिमल को हंट करते होंगे उसको खाने के लिए। तो पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। भाई एम्पायर में रहने वाले लोग, इतना बड़ा एम्पायर होता था तो सब सेम भाषा थोड़ी बोलते थे। अभी भारत ही ले लो, भारत कितना बड़ा है, तो पूरे भारत में एक ही भाषा तो नहीं बोली जाती। गुजरात के साइड गुजराती, राजस्थान की साइड राजस्थानी, है ना, और हम इधर बिल्कुल प्योर हिंदी बोल रहे हैं, खड़ी बोली बोल रहे हैं। तो इस तरीके से उस समय भी यही था कि इतना बड़ा एम्पायर उनका था कि सेम भाषा नहीं बोलते थे, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोला करते थे। दे प्रोबेबली एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, और बहुत संभावना है कि वो अलग अलग प्रकार का खाना खाते थे एंड वोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स एज वेल, और अलग अलग प्रकार के वो कपड़े भी पहना करते थे। हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स? अब यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन आता है कि जो एम्पायर होते हैं वो डिफरेंट कैसे होते हैं किंगडम से? क्वेश्चन एज इट इज़ मन के आ सकता है, और एज इट इज़ इसके दोनों पॉइंट आप याद कर लेना, आंसर लिख देना। पॉइंट बता देती हूँ। एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज दैन किंग। जो एम्परर होता है, ठीक है, जो सम्राट होता है, उसको ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है देन किंग्स, राजाओं के मुकाबले, क्योंकि राजा किंगडम पे शासन करता है जो छोटा सा है, और एम्परर इन सब पे शासन करता है, किंगडम बने हुए हैं छोटे छोटे। तो यहाँ कौन काम करेगा? किंग, ठीक है, और इन सब के ऊपर कौन हो गया? एम्परर। ये पूरा एम्पायर हो गया, समझ गए? अब आगे आ जाते हैं। एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज। तो जो एम्परर होता है उसको ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है किंग के मुकाबले, और उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, तो वो बिग आर्मीज भी रखता है, बिकॉज इतने सारे किंगडम्स के अंडर में आ गए हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि अगर छोटे छोटे किंगडम्स हैं और जो कि एम्परर है उसके पास एक बड़ा एम्पायर है, ये भी हो सकता है कि एक बहुत बड़ा एम्पायर है ये इसके पास, और इसके आजू बाजू कुछ छोटे छोटे किंगडम बने हुए हैं, तो इन पे छोटे छोटे राजा राज्य कर रहे हैं। ऐसे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं सारे इसी के अंडर आए। सो ऑल्सो दे नीड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स। अब जो होता है, जो एम्परर होता है
क्योंकि उसका एम्पायर बहुत बड़ा होता है तो उसको बहुत ज़्यादा ऑफिसर्स की भी ज़रूरत होती है। तो 2 पॉइंट मेन ये निकल के आएगी, उसको बिग आर्मी की ज़रूरत होती है और लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स की ज़रूरत होती है हु कलेक्ट टैक्सेस। अब देखो टैक्स क्यों कलेक्ट करवाते थे, सिंपल सी बात है, आज आप भारत में हो ठीक है, अब आपसे गवर्नमेंट टैक्स लेती है, किस बात पर टैक्स लेती है, हर बात पर टैक्स लेती है भाई। रोड पे चलना है तो उसका भी टैक्स देना पड़ता है, हमें पानी का टैक्स देना पड़ता है, हमको हमारे पापा की जो सैलरी आती है ठीक है तो उसको सैलरी में से भी टैक्स करते हैं। तो टैक्स का क्या होता है, इस टैक्स से हमारे लिए ही रोड्स बनती हैं, इस टैक्स से हमारे लिए ही बसेस, रेलवे, एयरपोर्ट पे जो भी काम हो रहा है या एरोप्लेन्स जो बन रहे हैं, कोई भी देश में डेवलपमेंट का काम हो रहा है, सरकारी स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ये सब कुछ बनते हैं। तो टैक्स नहीं दोगे तो क्या होगा, आपके पास ये सारी चीज़ों का एडवांटेज खत्म हो जाएगा। रोड ही नहीं बनाएगा कोई तो क्या होगा, रोड का आप सोचोगे रोड ही नहीं होगी तो फिर क्या होगा, लाइफ तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगी। तो इसीलिए हमें टैक्स देना ज़रूरी होता है। उस समय भी राजा यही करता था, टैक्स लेता था तो क्या करता था, डेवलपमेंट करता था ना अपने किंगडम का। उसको भी तो इतनी सारी चीज़ें देखनी है, हमारा राजा कौन है, आज के टाइम में हम अपनी गवर्नमेंट को उस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं ठीक है। तो उस समय लार्ज किंगडम को चलाने के लिए राजा के पास क्या होता था, वो टैक्सेस लिया करता था, कलेक्ट कराया करता था। कलेक्ट कौन करते थे, ऑफिशियल्स के कलेक्ट करते थे। रूलिंग द एम्पायर, अब देखो पूरे एम्पायर को है इतने बड़े राज्य को रूल करना, ये भी तो एक छोटा काम नहीं है। इतना साम्राज्य का पूरा प्रशासन संभालना है ना, सारे काम सही से हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये सब कैसे हुआ करता था। एज द एम्पायर वाज सो लार्ज, है ना, हमें पता है कि एम्पायर जो है बहुत बड़ा होता है। डिफरेंट पार्ट्स वर रूल्ड डिफरेंटली, अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं राज्य के वो अलग अलग ढंग से रूल किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि जैसा हमारा पूरा भारत ही है ऐसे समझ लो पूरे भारत पे क्या बिल्कुल सेम शासन चल रहा है या सारी चीज़ें सेम ही तरीके से चल रही है, नहीं। कहीं पर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो पूरी की जाती है, कहीं पर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है वो पूरी की जाती है। तो रूल भी जो थोड़ा डिफरेंटली किया जाता है। तो द एरियाज अराउंड पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो भी एरिया पाटलिपुत्र, क्योंकि वो उनकी कैपिटल थी, उनकी राजधानी थी, जो भी पाटलिपुत्र के पास के आजू बाजू के भी एरिया होते थे, एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ एम्परर, वो राजा के डायरेक्ट कंट्रोल में जगहें रहा करती थी। दिस meant that the officials were appointed to collect taxes। अब इसका मतलब ये है कि वहाँ पर क्या होता था, ऑफिसर्स जो होते थे वो अपॉइंट किए जाते थे। और ऑफिसर्स को क्यों अपॉइंट करते थे, राजा क्यों अपॉइंट करेगा ऑफिसर्स को, कलेक्ट करने के लिए टैक्सेस। पॉइंट बनाओ, फ्रॉम फार्मर्स, ठीक है। किससे कलेक्ट करना था टैक्सेस, फार्मर्स से, हार्डवर्स से, क्राफ्ट पर्सन से और ट्रेडर्स से, जो व्यापारी आते थे ना व्यापार करने के लिए, उनसे भी। हु लिव्ड इन विलेजेस, जो गाँव में रहते थे, एंड टाउन्स इन द एरियाज, ठीक है। तो उनसे कलेक्ट किया जाता था टैक्सेस। कौन किन से, जो फार्मर्स गांव में रहते थे, जो हार्डवर्स होते थे, जो क्राफ्ट पर्सन्स होते थे, जो ट्रेडर्स होते थे, इन सब से, जो गांव में और टाउन्स में रहा करते थे, उन लोगों से ये टैक्स कलेक्ट करते थे। कौन, जो एम्परर ने ऑफिशियल्स नियुक्त किए हुए हैं। आगे ऑफिशियल्स ऑल्सो पनिश्ड दोज हु डिसओबेड द रूलर्स ऑर्डर, राइट। तो जो पता क्या होता था, जो ऑफिसर्स होते थे ना वो पनिशमेंट भी दिया करते थे। और किसको पनिशमेंट दिया करते थे, जो भी डिसोबे करे। मानो बोलो हम राजा का टैक्स नहीं देंगे तो क्या होगा, पिटाई बढ़ेगी। उस समय ऐसा ही होता था, है ना। तो उनको सज़ा मिला करती थी, अलग अलग तरीके थे, तो सज़ा भी मिलती थी अगर आपने डिसोबे कर दिया किसी रूलर के रूल ऑर्डर को। मैनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज, डेफिनेटली काम करते थे राजा के लिए, एम्परर के लिए सॉरी, तो फिर उनको सैलरी भी मिलेगी, है ना। तो उनको सैलरी मिला करती थी। मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो। अब मैसेंजर्स कौन होते हैं, मैसेंजर्स होते हैं जो मैसेज देने वाले होते हैं। वो टीवी में देखा आपने, सुनो सुनो सुनो, राजा ने ये आदेश दिया है कि कल से कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा 3 दिन के लिए, ठीक है। तो मैसेंजर क्या होता था, राजा के मैसेजेस को इधर उधर पहुंचाया करता था। वो घूमते रहते थे टू एंड फ्रो, है ना, इधर उधर घूमते रहते थे। एंड स्पाइज केप्ट वॉच ऑन दी ऑफिशियल्स। और ये स्पाई कौन होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, स्पाई होता है जासूस। और राजा जो होता था, जो ऑफिशियल्स नियुक्त करते थे, उन पर डायरेक्ट ऐसे विश्वास थोड़ी कर लेता था कि सब जगह से सही टैक्स वसूल हो रहा है नहीं हो रहा है, या ये अपना काम सही से कर रहे नहीं कर रहे थे। राजा इनके पीछे भी स्पाई लगा देता था। अब ऑफिशियल्स को क्या पता कि ये एक्चुअली में किसान है या जासूस है ना। आप कैसा व्यवहार कर रहे हो, आप सही अपना काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो राजा ऐसे भेस बदल के स्पाई छोड़ देता था, अपने जासूस छोड़ देता था। केप्ट अ वॉच ऑन द ऑफिशियल्स। और वो क्या करते थे, इन ऑफिशियल्स पर वॉच रखते थे, इनको बहुत ध्यान देते थे कि सही से काम हो रहा है नहीं हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज्ड देम ऑल। और एम्परर जो होता था वो सारे ऑफिशियल्स को, मैसेंजर्स को, स्पाइस को, सबको जो है वो सुपरवाइज करता था कि भाई सब अपना अपना काम ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ द मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर्स। अब राजा बेचारा अकेला तो नहीं कर सकता, एम्परर सम्राट जो था हमारा वो ये काम खुद नहीं करता सकता था अकेला,
उसको सहायता की ज़रूरत होती थी। किसकी सहायता से करता था फिर वो? जो उसका एक तो पूरा जो रॉयल फैमिली होता था राजा का, उसका बेटा, बेटी, पत्नी, माँ, पिताजी, जो भी हैं, रॉयल फैमिली की मदद से करता था। दूसरा, जो सीनियर्स मिनिस्टर हुआ करते थे, लाइक जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हुआ करते थे, उनके यहाँ सीनियर मिनिस्टर्स होते थे, उनकी मदद से वो ये काम किया करता था कि वॉच रखना है, काम बांटना है, सब कुछ। देयर वर अदर एरियाज और प्रोविंसेस। अब कुछ और दूसरे भी क्षेत्र होते थे, और प्रोविंसेस हम बोलते हैं प्रांत को। जैसे भारत आज स्टेट्स में बटा हुआ है ना अलग अलग, ऐसे उस समय क्या होता था, प्रांत होते थे, प्रोविंसेस हुआ करते थे, ठीक है। अब ईच ऑफ दीज वॉज रूल्ड फ्रॉम अ प्रोविंशियल कैपिटल, और हर एक जगह जो रूल होती थी वो कैसे होती थी? प्रोविंशियल कैपिटल की तरफ से। मतलब जैसे हम दिल्ली है ना, दिल्ली में हमारे मेन ऑफिस हैं, ऐसे तो वहाँ जो प्रोविंशियल कैपिटल होती थी वहाँ से रूल किए जाते थे, सच एज तक्षशिला और उज्जैन की हम बात कर रहे हैं। ऑल्दो देयर वाज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र, कुछ कंट्रोल पाटलिपुत्र से भी किया जाता था। एंड रॉयल प्रिंसेस वर ऑफन सेंट एज गवर्नर्स, जो राजकुमार हुआ करते थे उनको गवर्नर बना के भेज दिया जाता था, ठीक है। लोकल कस्टम्स एंड रूल्स वर प्रोबेबली फॉलोड, और हमें ये पता चलता है कि उस जगहों पर उस समय क्या होता था, जो लोकल कस्टम्स होते थे, उनके अपने रीति रिवाज जो रहते थे, वही जो अपने जो उनके रूल बने होते थे वही प्रोबेबली लोग फॉलो करा करते थे। बिसाइड्स द वर वास्ट एरियाज, इनके अलावा भी अगर हम बात करें तो बहुत बड़े बड़े एरियाज होते थे बिटवीन दी सेंटर्स, एंड इन सेंटर्स के बीच में भी बहुत बड़ी बड़ी जगहें हुआ करती थी। हियर द मौर्यास ट्राइड टू कंट्रोल रोड्स, यहाँ पर जो मौर्यास थे वो रोड्स को कंट्रोल करते थे, विच वर इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सो क्या होता था, एरियाज़ के बीच में जो भी रोड पड़ रही है, एक एरिया हो गया, दूसरा एरिया, ये जो रोड पड़ रही है, तो इनको भी मौर्य चेक करा करते थे। किस लिए चेक करा करते थे? रोड्स को और रिवर्स को, भाई डेफिनेटली ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी थी, तो इनकी भी देख रेख होती थी, मतलब एरियाज़ की भी देख रेख होती थी, और इनके बीच में जो है वो रोड्स और जो रिवर्स हैं उनकी भी ये लोग जो है पूरा इनको कंट्रोल रखा करते थे पूरा सब पे। एंड कलेक्ट करते थे वॉट एवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल एज टैक्स एंड ट्रिब्यूट, और ये लोग कलेक्ट करा करते थे, जो हमारे ऑफिसर्स वगैरह हैं ना, वो कलेक्ट करते थे क्या, रिसोर्सेज, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज होते थे एज अ टैक्स एंड ट्रिब्यूट। दो वर्ड आते हैं, टैक्स तो आपको समझ ही आ गया, गवर्नमेंट को दिया जाता है, ठीक है, मैंडेटरी होता है, ज़रूरी होता है, लेकिन ट्रिब्यूट क्या होता है, ये भी राजा को दिया जाता था। उस समय की गवर्नमेंट तो राजा ही होती थी, लेकिन ये टैक्स सॉरी ट्रिब्यूट जो है कैसे देते थे, अपनी इच्छा से देते थे। मान लो कि आज मेरे खेत में 20 किलो गेहूँ कटा है, राइट, अभी मैंने सोचा अपने राजा को 1 किलो गिफ्ट में दे आता हूँ, तो ये ट्रिब्यूट कहलाएगा। और अगर एक रूल हो कि आपका अगर 20 किलो गेहूँ हुआ और आपको 1 किलो मैंडेटरी है देना, तो ये टैक्स हुआ। व्हाट दैट इज़ मैंडेटरी, दैट इज़ टैक्स, और जो आप विलिंगली दे रहे हो वो ट्रिब्यूट होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल द अर्थशास्त्र जो कौटिल्य की किताब है, टेल्स अस दैट नॉर्थ वेस्ट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स, राइट। नॉर्थ वेस्ट जो है ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ब्लैंकेट्स के लिए, कंबल के लिए। एंड साउथ इंडिया किसके लिए है? फॉर इट्स गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन, साउथ इंडिया में बहुत बढ़िया गोल्ड होता है, प्रीशियस स्टोन हुआ करते थे। तो इट इज़ पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट, तो ये बहुत संभव है कि ये कलेक्ट किए जाते होंगे एज अ ट्रिब्यूट, कि भाई आप ये लोग गए राजा को और ये सब हम कैसे दे रहे हैं, अपनी श्रद्धा से दे रहे हैं, ट्रिब्यूट कर रहे हैं, एक तरीके से उसको दे रहे हैं, ठीक है। तो ट्रिब्यूट का मतलब होता है बेसिकली नजराना, है ना, तो राजा को नजराना दिया जा रहा है, गिफ्ट दिया जा रहा है। ट्रिब्यूट वर्ड का आपको मीनिंग भी बता रखा है, अनलाइक टैक्सेस, जैसे भी टैक्सेस होते हैं उससे अलग थोड़ा हम कह सकते हैं, विच वर कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस, ये ट्रिब्यूट भी रेगुलर बेसिस पे ही कलेक्ट होते थे, तो ट्रिब्यूट्स वॉज कलेक्टेड एज एंड व्हेन इट वाज पॉसिबल। नहीं देखो, ट्रिब्यूट जो होते थे वो रेगुलर नहीं होते थे, टैक्स रेगुलर होते थे, और ट्रिब्यूट कब होते थे? जब इतना पॉसिबल, जब पॉसिबल हो, व्हेन इट वाज पॉसिबल, फ्रॉम पीपल हु गेव अ वैरायटी ऑफ थिंग्स, लोग आते थे वैरायटी ऑफ थिंग्स दिया करते थे, मोर और लेस विलिंगली, है ना। बहुत संभावना है तो यही है कि ये लोग ट्रिब्यूट जो देते थे अपनी इच्छा अनुसार दिया करते थे। देयर वर ऑल्सो द फॉरेस्टेड रीजन्स, है ना, बहुत सारे ऐसे जंगल वाले रीजन भी थे, जंगल वाली जगहें भी थी, तो पीपल लिविंग इन दीज एरियाज वो मोर और लेस इंडिपेंडेंट हुआ करते थे, है ना। इन पे ज़्यादा किसी का शासन नहीं होता था, जो फॉरेस्टेड रीजन्स में रहा करते थे वो काफ़ी इंडिपेंडेंट हुआ करते थे। बट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट्स, है ना, इनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता था कि क्या आप प्रोवाइड कराएं, राजा को भी एलिफेंट्स प्रोवाइड कराएं, टिम्बर यानी कि लकड़ी प्रोवाइड कराएं, हनी यानी कि शहद प्रोवाइड कराएं, वैक्स यानी कि मोम प्रोवाइड कराएं, किसको? मॉडर्न ऑफिशियल्स को, राइट। भाई मॉडर्न ऑफिशियल्स जो भी हुआ करते थे उस समय के, उनको भी तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, तो बोलते थे चलो आप फ्री तो हो, बट आप एटलीस्ट क्योंकि आप इस राज्य में रहते हो तो आप हमें हाथी, लकड़ी, हनी, मोम, जो भी वहाँ जंगल से संभव है वो हमें उपलब्ध करा दो। तो ये लोग करा दिया करते थे, इनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था, चलो आइए।
द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी। अब हम राजा जो सम्राट था हमारा उसके बारे में बात करेंगे, मुझसे राजा ही निकलता है बेसिकली, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे और हम कैपिटल सिटी के बारे में बात करेंगे। तो मैगस्थनीज वॉज एन एम्बेसडर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, इनको ना बिल्कुल मार्क कर लो और यहाँ से क्वेश्चन 200% आएगा अगर चैप्टर आ रहा है तो। हु वॉज मैगस्थनीज करके क्वेश्चन आएगा। तो मैगस्थनी एक व्यक्ति थे, ठीक है, क्या थे, कौन थे ये, कि वॉज एन एम्बेसडर, एक राजदूत थे। राजदूत होता है राजा का बंदा, भेजा हुआ बंदा, ठीक है। तो हु वॉज सेंट टू द कोर्ट, उन्हें कहाँ भेजा गया था, कोर्ट में भेजा गया था, किसके, चंद्रगुप्त की कोर्ट में भेजा गया था। बाय द ग्रीक रूलर, किसके द्वारा भेजा गया था, ग्रीक राजा के द्वारा। कहाँ के थे, ऑफ द वेस्ट एशिया, ठीक है, जिनका नाम था, राजा का नाम था सेल्यूलस क्या नाम था भाई इनका, नाम बड़ा डिफिकल्ट था, निकेटर, राइट, सेल्यूलस निकेटर के द्वारा इन्हें भेजा गया था। तो हु वॉज मैगस्थनीज, हाँ अब आ गया पूरा नाम। सो मैगस्थनीज, पूरा आंसर यहाँ से लिखेगा कि मैगस्थनीज वॉज द एन एम्बेसडर हु वॉज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता बाय द ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया नेम्ड सेल्यूकस निकेटर, राइट, इतना पूरा अपने को लिखना पड़ेगा। सो मैगस्थनीज ने क्या किया था, उसने लिखा था, क्या लिखा था, देखो, मैगस्थनीज रॉट एन अकाउंट अबाउट व्हाट ही सॉ, उसने जो भी कुछ देखा वो आया, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ आया, उसने जो भी कुछ देखा उसके बारे में लिखा। हियर इज अ पार्ट ऑफ हिज डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर जो उसने लिखा इनके राज्य के बारे में उसका कुछ डिस्क्रिप्शन बता रखा है। द ओकेजन ऑन विच द एम्परर अपीयर्स इन द पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विद ग्रैंड रॉयल प्रोसेशन। उन्होंने लिखा कि जब राजा, एक ऐसा अवसर जब क्या होता है, ऑन विच जो राजा होता है, एम्परर होता है ना, वो आता है सामने पब्लिक के, अपीयर होता है पब्लिक के सामने, आर सेलिब्रेटेड विद ग्रैंड रॉयल प्रोसेशन। तो वो बहुत बड़े एक प्रोसेशन, एक जुलूस की तरह, बहुत बड़े जुलूस की तरह होता है। अब आप इसे आंखों से विजुलाइज करो कि राजा आ रहा है, तो कैसे आ रहा है, सोने की पालकी पर आ रहा है, बहुत सारे लोग हैं, पब्लिक इकट्ठी हो रखी है। सो ऐसे ही हुआ करता था, ऐसा लगता नहीं, बिल्कुल एकदम बहुत बड़ा कोई जुलूस हो रहा हो, प्रोसेशन हो रहा हो, राइट, ऐसे सेलिब्रेट किया जाता था। ही इज कैरिड इन अ गोल्डन प्लैंक्विन, प्लैंक्विन का मतलब होता है पालकी, राजा को पालकी में बैठा के लाते थे, बहुत बड़ी, ठीक है, वो लोग हाथ से पकड़ के उसको लाते होंगे, उठा के कह सकते हैं हम, गोल्डन सोने की पालकी होती थी, राजा ऐसे आता था। तो यही बता रहे हैं कि राजा कैसे आया है, सोने की पालकी में आया। ये बिल्कुल दृश्य आप विजुलाइज करके देखो तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। हिज गार्ड्स राइड एलिफेंट्स, जो गार्ड हैं वो किस पे राइड कर रहे हैं, हाथियों पर। कैसे हाथी हैं, डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर। तो जो हाथी हैं उनके ऊपर डेकोरेटेड लाइक चीज़ें बिछी हुई हैं, मतलब वो सजाए गए हैं सोने और चांदी से हाथी, उनके ऊपर सोचो राजा के आदमी बैठे हुए हैं। सम ऑफ द गार्ड्स कैरी कर रखा है ट्रीज को, कुछ गार्ड ने पेड़ों को कैरी कर रखा है, ऑन विच लाइव बर्ड्स इंक्लूडिंग अ फ्लॉक ऑफ ट्रेन्ड पैरट्स भी हैं। देखो, पेड़ कैरी कर रखे गार्ड्स ने, हाथ में पेड़ ले रखे हैं, उन पेड़ पर जिंदा बर्ड्स भी हैं, और उनके साथ साथ ग्रुप है किसका भाई, पैरट्स का। फ्लॉक मतलब एक तरीके से ग्रुप ही आप समझ लो, पैरट्स का है ना, कलेक्शन को बोलते हैं। तो क्या कर रहे हैं वो पैरट्स, ट्रेंड क्यों बोला, क्योंकि सर्कल लगा रहे हैं अबाउट द हेड ऑफ द एम्परर, राजा है ये, और यहाँ पर ऐसे तोते गोल 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 उसके सर के किनारे चक्कर लगा रहे हैं, बिकॉज दे आर वेल ट्रेन्ड, राइट, ऐसा करने के लिए। द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड वीमेन। तो राजा जो होता था ना उस समय का, वो आर्म्ड वीमेन मतलब जिनके हाथ में हथियार होते थे ना, हथियारबद्ध बोल सकते हैं हम, औरतों से घिरा रहता था, क्योंकि राजा को बहुत डर लगता था उसको कोई मार देगा, राजा है ना, इतनी पावर थी। अभी आप सोचो, आपका देश का प्रधानमंत्री है या आपके देश के राष्ट्रपति हैं, उनके पास भी प्रोटेक्शन के लिए लोग क्यों होते हैं, क्योंकि उनको डर होता है उनकी लाइफ का, ठीक है। सो राजा के लिए भी लिखा है कि ही इज़ एफ्रेड, मतलब उनको समझ में आया मैगस्थनीज को कि भाई ये बहुत डरते हैं अपने जीवन को लेकर। तो ही इज़ एफ्रेड दैट सम वन मे ट्राई टू किल हिम, कि कोई उनको मारने की कोशिश कर सकता है। ही हैज़ अ स्पेशल सर्वेंट्स, राजा के पास स्पेशल सर्वेंट्स होते थे, किस लिए, टू टेस्ट द फूड को टेस्ट करने के लिए बिफोर ही ईट्स, क्योंकि राजा को ये डर होता था कि कहीं कोई खाने में उनको जहर मिला के ना दे दे, तो उनका खाना पहले कोई और टेस्ट किया करता था। ही नेवर स्लीप्स इन द सेम बेडरूम फॉर 2 nights। राजा 1-2 दिन से ज़्यादा किसी सेम रूम में सोता भी नहीं था कि कहीं आके कोई उसकी हत्या ना कर दे, किसी को ये ना पता चलता है राजा इस रूम में सोता है। महल होते थे इतने बड़े बड़े, तो उसमें तो पता नहीं कितने कमरे होते थे, तो राजा जो होता था सेम रूम में नहीं सोता था। 2 दिन एक कमरे में सो गया बस बहुत है मैक्सिमम, राइट, 1 दिन सोया बहुत से ज़्यादा, बहुत 2 दिन सोया, फिर से ज़्यादा नहीं सोता था, क्योंकि उसको डर लगता था कि कहीं उसको कोई मार ना दे वहाँ के। सो वो रूम चेंज करता रहता था जिससे पता ही ना चले कि वो कौन से रूम में सो रहा है। तो क्या होता था, एंड अबाउट पाटलिपुत्र के बारे में अब क्या लिखा मैगस्थनीज ने, तो हमने पढ़ लिया कि राजा का प्रोसेशन के बारे में क्या लिखा। अब हम पढ़ेंगे मैगस्थनीज ने जो लिखा, वो क्योंकि वो आया था यहाँ पर देखने के लिए, चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए, सेल्यूलस निकेटर ने उसको भेजा था
ठीक है। अब इसने क्या लिखा, पाटलिपुत्र के बारे में, वो पढ़ लेते हैं। सो दिस इज़ अ लार्ज एंड अ ब्यूटीफुल सिटी। पाटलिपुत्र के बारे में क्या लिखा, क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या लिखा था कि बहुत बड़ी और बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर सिटी है। इट इज़ सराउंडेड बाय अ मैसिव वॉल। ये घिरी हुई है बहुत बड़ी बड़ी विशाल दीवारों से। दीवारों से पता है शहरों को क्यों घेरा जाता था, बिकॉज बाहर से आक्रमण आसानी से कोई ना कर पाए अंदर। इट हैज़ 570 टावर्स। इसके शहर के अंदर कितने टावर्स बताए गए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ सकता है कि 570 टावर्स एंड 64 इसके अंदर गेट्स हैं। द हाउसेज ऑफ 2 and 3 स्टोरीज। घर जो हुआ करते थे जैसे आपके होता है ना कि बस नीचे बना हुआ है, या फिर डबल स्टोरी मतलब नीचे ऊपर दोनों बना हुआ है, या फिर 2 स्टोरी मतलब एक तरीके से और उसके ऊपर भी बना हुआ है। तो ऐसे कैसे हाउसेज हुआ करते थे, 2 और 3 स्टोरीज हाउस हुआ करते थे। एंड बिल्ट ऑफ वुड और मड ब्रिक से बनते थे, तो लकड़ी से बनते थे या फिर थोड़ा मड वगैरह के जो ब्रिक होती है, ईंटें होती है, उससे बने होते थे। द किंग्स पैलेस इज ऑल्सो ऑफ वुड। जो किंग का राजा का जो महल हुआ करता था वो भी किससे बना हुआ है, उन्होंने लिखा कि वुड से बना हुआ है। डेकोरेटेड विद सम स्टोन कार्विंग। और उसके ऊपर क्या हो रहा है, स्टोन। जैसे मान लो पत्थर है, इस पर गोद के मैं ओम लिख दूँ ऐसे करके, है ना, इसको ठोक ठोक के इसके ऊपर ऐसे ओम लिख दूँ, तो ये क्या कहलाएगा, ये स्टोन पे की हुई कार्विंग कहलाएगी। तो कार्विंग भी होती थी। इट इज सराउंडेड विद गार्लेंड्स एंड इंक्लूजर्स फॉर कीपिंग बर्ड्स। तो ये किससे सजाया जाता था, फूलों से। और किससे होता था, इंक्लूजर फॉर कीपिंग बर्ड्स, ठीक है। तो जहाँ पर मतलब बर्ड्स वगैरह भी रखी जाती थी। आगे आ जाते हैं, इंक्लोजर्स बनाए जाते थे बर्ड्स रखने के लिए। वाई डू यू थिंक द किंग हैड स्पेशल सर्वेंट्स टू टेस्ट द फूड ही एट। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि किंग को जो है स्पेशल सर्वेंट्स होते थे उसके पास कि फूड टेस्ट करते थे, बिकॉज उसको डर लगता था अपनी लाइफ के लिए कि उसको कोई जहर मिला के ना दे दे, ये रीज़न है। इन वॉट वेज द पाटलिपुत्र डिफरेंट फ्रॉम मोहनजोदड़ो इंपॉर्टेंट है, इसका हिंट चैप्टर 3 में है। चलिए आते हैं आगे। अशोक अ यूनिक रूलर। अशोक बहुत ही यूनिक थे। यूनिक क्यों थे, क्या ऐसा था, हमने बोला यूनिक है, बिल्कुल अलग है सबसे, बाकी रूलर्स की तरह नहीं है। तो द मोस्ट फेमस मॉडर्न रूलर वॉज अशोक। अगर अशोक पे शॉर्ट नोट टाइप लाइनें यहाँ से ले सकते हैं हम कि अशोक जो थे बहुत ही फेमस, मतलब मोस्ट फेमस, सबसे ज़्यादा फेमस रूलर थे मॉडर्न के। चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उनके बेटे बिंबिसार, फिर उनके बेटे अशोक हमारे, ठीक है। तो जो भी रूलर्स थे उनमें सबसे ज़्यादा फेमस कौन थे, ये अशोक ही हुए थे। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शंस। के पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने क्या किया था, जो अपने मैसेजेस थे ना वो इंस्क्रिप्शंस के थ्रू लोगों को बताए थे। इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, पत्थरों पर ठोक ठोक के कुछ लिखना। तो ये जो भी इनके संदेश होते थे पत्थरों पर ठोक ठोक के लिखवा देते थे, जिससे आप भी आज भी उन्हें पढ़ सकते हो। मोस्ट ऑफ द अशोकाज इंस्क्रिप्शंस वर इन प्राकृत लैंग्वेज, राइट। प्राकृतिक भाषा का नाम है, तो प्राकृत भाषा में होते थे एंड वर रिटन इन ब्रह्मी स्क्रिप्ट। ब्रह्मी स्क्रिप्ट होती है, लिपि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। हिंदी में लिपि होती है ना, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है, तो प्राकृत भाषा की लिपि कौन सी होती है, ब्रह्मी, ठीक है, उस पर लिख रहे थे। अशोक्स वॉर इन कलिंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, ये होता है इस चैप्टर का मेन एरिया, यहाँ पर से सबसे ज़्यादा मेन क्वेश्चन बनते हैं। अशोक ने एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा था कलिंग में। सो कलिंग इज़ द एंशंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कलिंग कौन सी जगह का नाम है, पुराना, ठीक है। तो उड़ीसा जो है ना, आज हम जैसे उड़ीसा के नाम से जानते हैं, कोस्टल उड़ीसा जो समुद्र के किनारे वाला उड़ीसा है, उस जगह को पहले कलिंग कहा जाता था। मैप में देख लो, उन्होंने बोला मैप 5 में देखिए पेज 68 पर। अशोक का फॉट अ वॉर टू कॉन्कर कलिंगा। अशोक ने युद्ध लड़ा, किस लिए, वो कलिंग को जीतना चाहते थे। वो कलिंग जो उड़ीसा वाली जगह है ना अभी की, उसको अशोक जीतना चाहते थे। हाउ एवर फिर भी ही वॉज सो हॉरिफाइड, वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए थे, हॉरिफाइड हो गए थे। व्हेन ही सॉ अ वायलेंस एंड ब्लडशेड, इतना हिंसा हुई, इतना लोग ब्लडशेड मतलब इतना रक्त संहार हुआ, लोगों का खून ही तो बहेगा जब आप युद्ध करेंगे तो, ठीक है। दैट ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर फॉर्स। पूरा चैप्टर का सार यही है कि अशोक ने कलिंग का जब युद्ध लड़ा तो उसने क्या डिसाइड किया, मैं अब कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा। ही इज़ द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप कॉन्क्वेस्ट। ये पहले एक राजा थे बस हिस्ट्री में जिन्होंने कॉन्क्वेस्ट, अपनी जीत भी जो है वो छोड़ दी थी आफ्टर विनिंग अ वॉर। जब वो वॉर जीत गए तो उन्होंने छोड़ दिया, उनका नहीं चाहिए मुझे कलिंगा, आप अपना कलिंग अपने पास ही रखिए, क्योंकि इसे जीतने के लिए मुझे बहुत सारे लोगों को मारना पड़ा, मैंने इतना खून देखा, वह बहुत उनका दिल हिल गया था एक तरीके से। अशोकाज इंस्क्रिप्शंस डिस्क्राइबिंग द कलिंग वॉर। अशोक ने, देखो वो हर बात अपनी इंस्क्रिप्शंस पे लिखवाया करते थे, अपने मैसेजेस दिया करते थे, उन्होंने इसको भी डिस्क्राइब किया था कलिंग के युद्ध को।
दिस इज वॉट अशोका डिक्लेयर्ड ऑन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन। अपनी बहुत सारी इंस्क्रिप्शन में से एक इंस्क्रिप्शन में उन्होंने ये भी गुदवाया हुआ है, 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कनकर्ड कलिंगा। मैं 8 साल तक पहले राजा रहा और 8 साल राजा रहने के बाद मैंने कलिंग को जीत लिया था। 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग, 8 साल बाद जब मैं राजा बना उसके 8 साल बाद मैंने कलिंग को जीत लिया। अबाउट 1.5 lakh पीपल वर कैप्चर्ड। 1 लाख नहीं, 1.5 लाख लोग जो थे वो पकड़ लिए गए, बंदी बना लिए गए। एंड मोर देन लाख ऑफ पीपल, लाख, जो 1 लाख से भी ज़्यादा लोग हैं वो मार दिए गए थे, वो किल्ड, राइट। देन दिस फिल्ड मी विद सॉरो, और इस चीज़ ने मुझे बिल्कुल दुख से भर दिया। वाई, ऐसा क्यों हुआ? मैं जीत भी गया फिर भी मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है? वेन एवर एन इंडिपेंडेंट लैंड इज कनकर्ड, अशोक बताते हैं जब भी किसी आप स्वतंत्र लैंड को जीत लेते हो, कनकर्ड कर लेते हो, जीत जाते हो, सो लैक्स ऑफ पीपल डाई, लाखों लोग मर जाते हैं। एंड मेनी आर टेकन प्रिजन, और पता नहीं कितने सारे लोगों को तो आप जेल में डाल देते हो। तो ब्राह्मण्स एंड मॉक्स ऑल्सो डाई, जो ब्राह्मण लोग होते हैं जिनकी भाई उस समय तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा माना जाता था, ब्राह्मण्स को पूजनीय होते थे वो तो बिल्कुल, मॉन्क्स भी पूजनीय होते थे। आज भी बहुत जगह मॉन्क्स वगैरह तो बिल्कुल पूजनीय हैं ही हमारे लिए, राइट। तो ये तक भी उसमें मारे जाते हैं। पीपल हु आर काइंड टू देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स टू देयर स्लेव्स एंड सर्वेंट्स डाई। लोग जो अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने जो स्लेव्स हैं, उनके जो नौकर, उनके जो दास हैं, अपने जो सर्वेंट्स हैं, उनके प्रति काइंड हैं, उनसे प्यार करते हैं, वो लोग सब मर जाते हैं। और लॉस देयर लव्ड वंस, ये लोग सब अपने लव्ड वंस को खो देते हैं। युद्ध होगा तो लोग मर ही जाएंगे, राइट। युद्ध ये देख के तो नहीं मरता कि मैं इसका बेटा हूँ या मैं इसका पिता हूँ या मैं इसकी माँ हूँ या बहन हूँ, राइट। तो बहुत सारे लोग इसमें मर जाते हैं। तो दैट इज़ वाई आई एम सैड, वो बोलते हैं इसी वजह से मैं बहुत दुखी हूँ। आई हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धम्मा, इसको हिंदी में हम बोलते हैं ऐसे धम्म लिखते हैं, ठीक है, इसको धम्म बोला जाता है। तो उन्होंने बोला कि मैं अब क्या कर रहा है कि मैं ना जो धम्म है उसका मार्ग अपनाऊंगा बिल्कुल, एंड टू टीच अदर्स अबाउट इट, और उसके बारे में एक तरीके से धर्म बोलते हैं हम इसे हिंदी में, धम्म को धर्म समझिए, प्राकृत भाषा का शब्द धम्म, इसका मतलब होता है धर्म। और कहते हैं मैं इस धर्म के बारे में लोगों को शिक्षा दूंगा। आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धम्म इज मच बेटर देन कनकरिंग दैम थ्रू फोर्स। मेरा ये विश्वास है कि लोगों का मन जीतना चाहिए थ्रू धम्म, यानी कि धर्म के द्वारा लोगों को जीतना चाहिए, ना कि उन्हें युद्ध के द्वारा, है ना, उन पर फोर्स लगा के उनको हम जीते चाहिए, ठीक है। इट इज़ बेटर क्या है कि आप धर्म से लोगों को जीतिए, फोर्स से मत जीतिए। फोर्स से अगर आप किसी से कहेंगे कि आप आइए और आप यहाँ रहिए मेरे पास, तो नहीं, वो मन से रहेगा। लेकिन अगर आप उसे प्यार से बोलेंगे कि आप आइए और हमारे साथ रहिए, समझ लीजिए, बस इतनी छोटी सी बात से समझ लो कि कोई आपका रिलेटिव, आप उसे ज़बरदस्ती बोलो कि नहीं तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, मेरी बर्थडे है, तो वो एक फोर्स है। फोर्स से नहीं जीतना है, अपने को क्या करना है, आपको उनको इतना प्यार दीजिए कि उनको खुद ही मन करे आपके पास आने का। तो वो एक तरीके से यही समझाना चाहते थे कि लोगों का मन अगर आप जीत सकते हो तो प्यार से जीत सकते हो, आप फोर्सफुली उनसे नहीं जीत सकते कभी भी। आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर, मैं ये जो मैसेज है ना ये पूरा का पूरा ये भविष्य के लिए इंस्क्राइब करा रहा हूँ, सो दैट माई सन एंड ग्रैंड सन आफ्टर मी शुड नॉट थिंक अबाउट वॉर। ये इतना परेशान हुए वॉर देखकर, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा या उसका बेटा कभी भी युद्ध को लड़े, है ना, ट्राई करे। तो मैं चाहता हूँ कि वो इन बातों को पढ़े और समझे कि युद्ध से कितना नुकसान होता है, युद्ध से हमें कुछ भी हासिल नहीं होता है। इंस्टेड दे शुड ट्राई टू थिंक अबाउट हाउ टू स्प्रेड दम, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि वो लोग भी ये सोचें कि किस तरीके से हम अपने धम्म यानी कि धर्म को, है ना, स्प्रेड करें। धम्मा इज़ अ प्राकृत वर्ड फॉर द संस्कृत, इसको हम क्या बोलते हैं, टर्म को धर्म। हाउ डिड द किंग कलिंग वॉर ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अशोका एटीट्यूड टूवर्ड्स वॉर। तो क्या हुआ था, बिल्कुल उन्होंने तो बिल्कुल छोड़ ही दिया था फिर वॉर, ठीक है, और धम्म को अपना लिया था बिल्कुल। वैन वॉज अशोकाज धामा, नहीं, वॉट वॉज अशोकाज धामा, बिल्कुल क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि भाई ये क्या था। सो अशोका धामा डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ अ गॉड, वो ये नहीं कहते थे बैठो और पूजा करो किसी भगवान की और परफॉर्मेंस करो, कोई सेक्रीफाइस, कोई त्याग करो, कोई यज्ञ करो, ऐसा कुछ नहीं कहते थे। ही फेल्ट दैट जस्ट एज अ फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रन, जैसे कि एक पिता अपने बच्चों को सिखाता है, ही हैड अ ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट, तो उसकी ड्यूटी क्या है कि क्योंकि मैं राजा हूँ और मेरी जो सब्जेक्ट यानी कि जो मेरी प्रजा है, मैं उसको एज अ पिता ट्रीट करूँ, उसको पिता की तरह समझाऊँ अपनी प्रजा को। क्या समझाना है, वॉज ऑल्सो इंस्क्राइब्ड, मतलब यही कि आप धर्म का मार्ग अपनाइए, है ना, प्यार से जीतिए, लोगों को हिंसा मत कीजिए, किसी को मत मारिए। ही वॉज ऑल्सो इंस्क्राइब्ड बाय द इंस्पायर्ड, ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, तो वो भगवान बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध जो थे, वो भी तो यही कहते थे हिंसा नहीं करनी है, राइट, इस तरह की बातें करते थे, तो उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे अशोक। तो अशोक किससे इंस्पायर्ड थे, क्वेश्चन बन के आ सकता है।
देयर वर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, दैट ट्रिबल्ड हिम, जिन प्रॉब्लम्स ने उसको बहुत परेशान कर दिया था अशोक को राजा ने। पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स। अब क्या होता था, आपको अलग अलग लोगों को समझाना है, वेराइटी ऑफ पीपल है, बहुत सारे अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, एंड दिस समटाइम्स लेड टू कॉन्फ्लिक्ट। हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, अभी मैं उस समय की बात नहीं करी, अभी की बात करें, हिंदू मुस्लिम झगड़े आपने बहुत सुने होंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट होता है, दोनों में झगड़े होते हैं। उस समय भी बहुत सारे अलग अलग रिलीजन के लोग रहा करते थे, जिनमें कई बार क्या होता था, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था। तो अशोक के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम थी कि कैसे मतलब सबको एक जगह लाया जाए। एनिमल्स वर सेक्रीफाइड्स, है ना, बहुत सारी जगह एनिमल सेक्रीफाई किए जाते थे, मार दिया जाता है भगवान के नाम पर। स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड, स्लेव्स के साथ जो दास हुआ करते थे या फिर जो नौकर हुआ करते थे, उनको भी बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता था। बिसाइड्स देयर वर क्वारल इन फैमिलीज, घरों में झगड़े हुआ करते थे, अमंग नेबर्स, पड़ोसी आपस में लड़ा करते थे। आज भी बहुत सारी चीज़ें इनमें से हो ही रही हैं ना, राइट, धर्म के नाम पर लोग लड़ रहे हैं, सर्वेंट्स के साथ खराब बिहेव करते हैं, और क्या बोल सकते हैं, अपनी फैमिली में लड़ते हैं, पड़ोसियों से लड़ते हैं। तो अशोक का तो मानना यही था ना कि आपस में इतना लड़ ही रहे हो तो क्या घंटे भर बैठ के पूजा कर रहे हो आप, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। अशोका फेल्ट दैट इट वाज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। अशोक ने कहा कि भाई मैं तो राजा हूँ और मेरी प्रजा मेरे बच्चों के समान है, मैं इन्हें समझाऊंगा सब चीज़ें, और वो उनकी ड्यूटी वो समझते थे कि इन प्रॉब्लम्स को, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को, इन झगड़ों को जो फैमिली में हो रहे हों, चाहे फैमिली के नेबर्स के साथ हो रहे हों या समझ लो कि धर्म के नाम पर हो रहे हो, मुझे इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स, उन्होंने क्या किया, ऑफिसर्स को नियुक्त किया, नोन एज अ, इन जो ऑफिसर्स इन्होंने नियुक्त किए थे उनको क्या कहा जाता था, धम्म महामात, इनको बोले थे धम्म महामाता, माता या फिर माता बोल देना, ठीक है, स्पेलिंग याद कर लेना। हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब ये धम्म माता महामाता क्या करते थे, धम्म महामाता जगह जगह जाया करते थे, टीचिंग्स दिया करते थे। अशोक इनको देते थे ऑफिसर्स को ट्रेनिंग, और एक तरीके से ट्रेनिंग ये बाकी लोगों तक पहुँचाते थे। सिंपल सी बात है, राइट, अबाउट धम्मा, मतलब अपने धर्म के बारे में। धर्म क्या, भाई सबसे प्यार करो, हिंसा मत करो। बिसाइड्स अशोका गॉट हिज मैसेज इंस्क्राइब्ड on the rocks and pillars, instructing his officials to read his message to those who could not read in themselves. इसके अलावा अशोक जो थे अपने मैसेजेस को इंस्क्राइब भी करा दिया करते थे रॉक्स पे और पिलर्स पे। अब सारे तो लोग पढ़े लिखे होते नहीं थे, तो अशोक ने इंस्ट्रक्ट कर रखा था अपने ऑफिसर्स को कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है ना, मेरे इन मैसेज को जो मैंने गुदवा दिए हैं, बिल्कुल लिखवा दिए हैं पत्थरों पर गड़वा गड़वा के पूरे, इनको पढ़ के सुनाइए फिर आप लोगों को। अशोका ऑल्सो सेंड मैसेंजर्स टू स्प्रेड आइडियाज़ अबाउट धर्म टू अदर लैंड। अशोका ने जगह जगह अपने मैसेंजर्स भी भेजे कि वो धर्म के बारे में अदर लैंड्स पे जो उनके आइडियाज़ को फैलाए। कहाँ कहाँ भेजे, इंपॉर्टेंट लाइन, कहाँ कहाँ भेजे भाई, उन्होंने सीरिया भेजे, उन्होंने इजिप्ट भेजे, उन्होंने ग्रीस भेजे, उन्होंने श्रीलंका भेजे, ठीक है। ही बिल्ट रोड्स, अशोका ने क्या क्या काम किया, उन्होंने रोड्स बनवाई, वेल्स कुएँ खुदवाए, है ना, डक करवाए थे, एंड बिल्ट रेस्ट हाउसेज, आराम गृह, जैसे मुसाफिर हैं, ट्रेडर्स हैं, ये लोग इधर उधर जाएं तो आराम गृह भी बनवाए लोगों के बीच बीच में रुकने के लिए। बिसाइड्स ही अरेंज्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, उन्होंने अरेंजमेंट भी कराए थे मेडिकल ट्रीटमेंट, लोगों का इलाज अच्छे से हो सके फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, ये भी उन्होंने किया था। अब ये तस्वीर देख लो, बिल्कुल एग्जाम में आ सकती है, किसके बारे में देखते हैं। द रामपुरवा बुल, ये कौन है, द रामपुरवा बुल। लुक एट दिस फाइनली पॉलिश्ड स्टोन स्कल्पचर, स्कल्पचर मतलब मूर्ति, इतनी प्यारी सी ये फाइन सी जो मूर्ति है आप इसको देखिए। दिस वॉज द पार्ट ऑफ मॉरन पिलर फाउंड, ये मॉरन पिलर पे पाया गया था ये इन रामपुरवा में, बिहार में, एंड हैज़ नाउ बिन रिप्लेस्ड इन राष्ट्रपति भवन। अब इसको ना मूर्ति को कहाँ रखवा दिया गया, राष्ट्रपति भवन में। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, स्टेट ये ना, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्किल ऑफ द स्कल्पचर ऑफ द टाइम। देखा गया कितनी कुशलता थी, कितनी बढ़िया मूर्ति कला ये किया करते थे उस समय वो लोग, ठीक है। तो अब आते आगे, अशोक्स मैसेज टू हिज सब्जेक्ट्स, अशोक ने अपने प्रजा को क्या मैसेज दिए थे। तो पीपल्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ रिचुअल्स, जो लोग हुआ करते थे वो अलग अलग प्रकार के रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। व्हेन दे फॉल इल, जब वो बीमार हुआ करते थे, है ना, तब भी करते थे। द चिल्ड्रन गेट मैरिड, जब शादी होती थी तब भी वो कोई ना कोई रिचुअल परफॉर्म करते थे। पूजा पाठ, हमने यज्ञ हवन पूजा पाठ ऐसा हम कराते ना। व्हेन चिल्ड्रन आर बॉर्न, बच्चे पैदा होते थे तब भी करते थे, बच्चों की शादी होती थी तब भी करते थे, बीमार पड़ते थे तब भी करते थे, और व्हेन दे गो टू जर्नी तब भी वो पूजा पाठ रखा करते थे, रिचुअल्स किया करते थे। दीज रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल, लेकिन अशोक के हिसाब से ये इतना पूजा पाठ इस तरीके वाले रिचुअल्स करने से कुछ नहीं होने वाला है। इफ़ इंस्टेड पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिसेस दिस वुड बी मोर फ्रूटफुल। तो कहते थे कि अगर आप दूसरी प्रैक्टिसेस करें इन रिचुअल्स की बजाय तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होंगी। तो आपने बोला कि ये दूसरी प्रैक्टिसेस मतलब क्या क्या कह रहे थे अशोक, कौन सी प्रैक्टिसेस हमें फॉलो करनी चाहिए। सो व्हाट आर दीज अदर प्रैक्टिसेस, दीज आर बीइंग जेंटल
विद स्लेव्स एंड सर्वेंट्स। आप अपने स्लेव्स और सर्वेंट्स के साथ बहुत ही जेंटल रहिए, उनके साथ प्यार से व्यवहार करिए। वाई? बिकॉज दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग ना। अगर कई बार आपका मेड लेट हो जाती है, आपके सर्वेंट लेट हो जाते हैं, लोग कितने खराब ढंग से बोलते हैं उनसे, क्या हमें बोलना चाहिए? ऑब्वियसली नहीं बोलना चाहिए ना, वो भी इंसान है। कई बार आप भी लेट हो जाते हैं, आपके साथ भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनके साथ भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अच्छा व्यवहार कीजिए उनके साथ, आप भूखा देकर उनको खाना खिलाइए, ठीक है। अब रिस्पेक्टिंग वंस एल्डर, अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। अशोक कहते हैं ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स विद कंपैशन, चाहे वो जानवर हों, पक्षी हों, इंसान हों, जितने भी क्रिएचर्स हैं सबको दया के भाव के साथ ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छे से, प्यार से, दया के भाव से हाँ रखना चाहिए सबके प्रति हमें। गिविंग गिफ्ट्स टू ब्राह्मण एंड मॉन्क्स, ब्राह्मण और मॉन्क्स को गिफ्ट देने चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये जॉब्स में नहीं होते, तो इनको क्या है, ये तो पूजा पाठ के कामों में ही लगे रहते हैं, तो इनको हमें गिफ्ट्स देना चाहिए। इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन, अशोक ने ये भी कहा कि सिर्फ अपने रिलीजन की तारीफ करना और क्रिटिसाइज़ करना दूसरों के रिलीजन का, दोनों ही बातें गलत हैं। बोथ रॉन्ग इसीलिए कहा है कि आप मत प्रेज कीजिए अपने धर्म को, आप मत क्रिटिसाइज़ कीजिए दूसरों के धर्म को। आप मानते हैं आप मानिए, लेकिन अपनी तारीफ करना या दूसरे को बुराई करना गलत होता है। ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर्स रिलीजन, हर एक को दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इफ़ वन प्रेजेस वंस ओन रिलीजन, अगर कोई इंसान अपने ही रिलीजन को प्रेज करता रहे वाइल क्रिटिसाइजिंग एन अदर्स, और उस समय वो क्या कर रहा हो, क्रिटिसाइज कर रहा हो दूसरे के रिलीजन को, तो एक्चुअली डूइंग ग्रेटर हार्म टू वंस ओन रिलीजन, तो उस समय हम अपने ही रिलीजन को हार्म पहुँचा रहे हैं। वाई? बिकॉज जो हम बोलते हैं उससे हमारी असलियत पता चलती है। दुनिया का कोई धर्म ऐसा नहीं है जो दूसरे धर्म को क्रिटिसाइज़ करता हो, तो अगर आप क्रिटिसाइज़ करो तो ये बताया जा रहा है कि आपने गलत सीखा है, राइट। अगर आप दूसरे के लिए गलत बोल रहे हो तो ये आपकी सोच को दिखाता है कि आप कितना गलत बोल रहे हो, ठीक है। आपने क्या ही सीखा अपने धर्म से, तो इस तरीके से कह रहे हैं कि आपका ही धर्म गलत माना जाएगा, फिर आपकी शिक्षा खराब मानी जाएगी। तो देयरफॉर वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडियाज़ ऑफ अनदर रिलीजन, तो हर एक को कोशिश करिए कि वो मेन आइडिया सीख पाए दूसरे के रिलीजन का एंड रिस्पेक्ट कर पाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट हमारे प्रधानमंत्री थे ऑफ इंडिया, उन्होंने भी लिखा हुआ है क्या, हिज एलेक्ट्स, किसके बारे में, इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात हो रही है, अशोक के। स्टिल स्पीक टू अस इन लैंग्वेज, वो आज भी इंस्क्रिप्शंस पे क्योंकि लिखा हुआ है तो हम पढ़ सकते हैं, तो कह रहे हैं आज भी वो भाषा है, वी कैन अंडरस्टैंड, उनके जो इंस्ट्रक्शंस होते थे उनको हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, एंड वी कैन स्टिल लर्न मच मोर फ्रॉम दैम, हम उनसे बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। आइडेंटिफाई करो द पार्ट ऑफ अशोक्स मैसेज दैट यू थिंक आर रेलिवेंट टुडे, ठीक है। अशोक के मैसेजेस को जो आज भी रेलिवेंट हैं, भाई सर्वेंट्स के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, बड़ों के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, रेलिवेंट है ना, आज जितने भी क्रिएचर्स हैं उनके साथ हमें अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, बिलो द ब्राह्मी स्क्रिप्ट दे रखी है, मोस्ट मॉडर्न इंडिया स्क्रिप्ट्स हैव डेवलप्ड फ्रॉम ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स, बहुत सारी जितनी भी मॉडर्न जो स्क्रिप्ट्स आज आप पढ़ रहे हो है ना, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही आई हैं ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। हियर यू कैन सी लेटर ए रिटन इन डिफरेंट स्क्रिप्ट, देखो, ठीक है। अब बस कितना बचा है चैप्टर, दैट्स ऑल, लास्ट पैराग्राफ पे हम आ गए हैं। एल्सवेयर, somewhat before the time of modern empire, about 2400 years ago, emperors in China began building a great wall, ठीक है। somewhat before the time of modern empire, में modern empire से लगभग कुछ टाइम पहले वो कह रहे हैं, about 2400 साल पहले modern empire शुरू हुआ था अपना 2300 साल पहले, 2400 साल पहले जो चाइना की ग्रेट वॉल है ना ये बनी थी। इट वॉज meant to protect the northern फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर, ये नॉर्थ के फ्रंट से बचा रही थी, एक तरीके से नॉर्थन फ्रंट को जो है बचाया जा रहा था, प्रोटेक्ट भी नहीं। इधर देखो ना ये वॉल लगी हुई, तो इधर से सेना इधर नहीं जा सकती लड़ने के लिए, कब्जा करने के लिए, इसलिए ये बनाई गई थी, राइट। इट वॉज मेंट टू प्रोटेक्ट द नॉर्थन फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर, नॉर्थ वाली साइड बचाना था इनको एम्पायर का अपने, फॉर द पेस्टोरल पीपल, कैसे, फ्रॉम दी पेस्टोरल पीपल, जो चरवाहे वगैरह आया करते थे वहाँ पे। एडिशंस टू द वॉल वर मेड ओवर अ पीरियड ऑफ 2000 ईयर्स बिकॉज द फ्रंटियर्स ऑफ द एम्पायर केप्ट शिफ्टिंग, थोड़ा और शिफ्ट होने लगा तो और एडिशन होने लगा इन वॉल्स में। द वॉल इज अबाउट 6400 किलोमीटर लॉन्ग, माई गॉड ये याद कर लेना, एंड इज मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक से ये वॉल बनी हुई है, विद द रोड अलॉन्ग द टॉप। इसमें साथ एक रोड भी है जिससे आप जो है रास्ता ऊपर तक जा सकते हैं। सेवरल थाउजेंड पीपल्स वर्कड टू बिल्ड अ वॉल, है ना, बहुत सारे कई सौ लोगों ने जो है इस वॉल को बनाने में मदद किया। देयर आर वॉच टावर्स ऑल अलॉन्ग, मतलब वॉच टावर्स कहाँ होते हैं जहाँ पे सिपाही वगैरह खड़े होकर वॉच करते थे, इधर से कोई आ तो नहीं रहा जा तो नहीं रहा, ठीक है। देयर आर वॉच टावर्स ऑल अलॉन्ग एट डिस्टेंसेज ऑफ अबाउट 100 to 200 मीटर्स। इन वॉट वेज डू यू थिंक अशोकास एटीट्यूड टूवर्ड्स नेबरिंग पीपल वॉज डिफरेंट फ्राम दैट ऑफ द चाइनीज़ एम्परर, तो कहते हैं चाइनीज़ एम्परर से अशोक जो थे उनका सोचने का नज़रिया जो था वो कैसे अलग था। एंड यहाँ फिनिश हो गया हमारा चैप्टर। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैप्टर को चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि चैप्टर अच्छे से समझ आया
या कोई दिक्कत है, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।